नमस्कार। लोकतंत्र 2013 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए सभी प्रमुख दलों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, जबकि राजस्थान के लिए बीजेपी ने आज घोषणा पत्र पेश किए। इन खबरों में विस्तार से आगे हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी। बुनियादी सुविधाओं पर कांग्रेस का जोर। आम आदमी पार्टी ने कहा पास कराएंगे जन लोकपाल बिल। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की रैली। विपक्ष पर अमीरों की राजनीति का लगाया आरोप। बीजेपी ने कहा महंगाई पर काबू पाने में कांग्रेस नाकाम। राजस्थान में बीजेपी का घोषणा पत्र। युवाओं को रोजगार और पिछड़ी जातियों को आरक्षण का वादा। और धार्मिक आधार पर वोट मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग का नोटिस। राहुल गांधी की शिकायत लेकर बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग। लोकतंत्र 2013 में सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश में 2 रैलियां की। धार और सीधी जिले में उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि वो अमीरों के हित साधती हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार के विकास के दावे पर भी सवाल उठाए और कांग्रेस के सत्ता में आने पर गरीबों की तरक्की का वादा किया। धार और सीधी जिले में जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी पार्टियां गरीबों की सुध नहीं लेती। उन्होंने कहा कि सिर्फ सड़कें बना देना विकास नहीं है। राहुल गांधी ने शिवराज सिंह सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गरीबों तक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। हमारा कहना है कि गरीब के सामने, आदिवासियों के सामने, दलितों के सामने एक दीवार खड़ी है और उस दीवार को तोड़ना है। और गरीब अपने आप उस दीवार को नहीं तोड़ सकता है जब तक सरकार ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। और जब तक सरकार ने गरीब के साथ उस दीवार को नहीं तोड़ा, तब तक गरीब गरीबी से नहीं निकल सकता है। केंद्र की योजनाएं गिनाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मनरेगा और भूमि अधिग्रहण कानून ने लोगों को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने बीजेपी सहित एनडीए पर आरोप लगाया कि वो अपने कामकाज के मुकाबले प्रचार पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यूपीए के समय 3 गुना ज्यादा सड़कें बनी। मार्केटिंग इनकी बहुत अच्छी है। ऊपर से कैमरा दिखाएंगे, साइड से दिखाएंगे, नीचे से दिखाएंगे, मगर सच्चाई अलग है। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों की योजना पर विपक्षी पार्टियां पैसे की कमी का हवाला देने लगती हैं। उन्होंने समर्थकों को बताया कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो गरीबों की हितैषी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में आज 4 रैलियां की। शहडोल, सिंगरौली, सतना और जबलपुर में उन्होंने शिवराज सिंह चौहान सरकार की तारीफ की और बघेलखंड के आदिवासी मतदाताओं की खातिर किए गए एनडीए सरकार के कामकाज को याद दिलाया। इस मौके पर उन्होंने जनता से प्रदेश में कांग्रेस की दावेदारी झुठलाने की भी अपील की। इन चारों राज्यों में जनता के दिमाग में कांग्रेस को सजा करने का मूड है। गुस्सा इतना जबरदस्त है। सभी क्षेत्रों का विकास चाहते हैं, सभी लोगों का विकास चाहते हैं, हर जाति बिरादरी समाज का विकास चाहते हैं और राष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी भी प्रचार में अपना पूरा दमखम लगा रही है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने आज ग्वालियर में चुनावी रैली में बीएसपी उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। यदि आप लोग इधर अपनी इस बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाकर यदि सरकार नहीं भी बना सकते हैं, तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ, कम से कम आप लोगों को इतना रिजल्ट अच्छा जरूर दिखाना चाहिए, इतनी सीटें जरूर जिताकर लानी चाहिए कि आप लोग मध्य प्रदेश में इस बार बैलेंस ऑफ पावर बन सके। और हमारे संवाददाता श्याम सुंदर इस वक्त भोपाल पहुंचे हुए हैं। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं और किस तरह की हवा बन रही है हमारे जो मतदाता हैं उनके दिल दिमाग पर। श्याम, हम जानते हैं कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो सबसे शीर्ष नेता हैं वो वहां जाकर दावे कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी जिस हद तक है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो भी खराब है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिस तरह से महंगाई है। आपको लगता है कि इन नेताओं ने अलग जो रैलियां की हैं, अपील आपको कहां नजर आ रही है?
देखिए आरफा, जहां तक राष्ट्रीय नेताओं का सवाल है वो आते हैं और आमतौर पर कुछ जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको छूते जरूर हैं, लेकिन मोटे तौर पर वो राष्ट्रीय या फिर राहुल गांधी हो वो जरूर स्थानीय मुद्दों को छूने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जब बात करते हैं तो वो मनरेगा की बात करते हैं, वो फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो लैंड एक्विजिशन बिल की बात करते हैं, वो नेशनल हाईवेज की बात करते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो चुनाव होते हैं वो हमने ये देखा है कि महंगाई, भ्रष्टाचार जरूर एक पूरे माहौल की अगर बात करें उसमें मुद्दा होता है, लेकिन स्थानीय जो मुद्दे होते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जो स्थानीय विधायक है उसकी छवि बेहद महत्वपूर्ण होती है और सरकार की ओवरऑल की छवि पर शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी का एक जरूर नजर आता था। जिस तरह से शिवराज चौहान ने आशीर्वाद यात्रा चलाई और उसके बाद जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेन मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया मध्य प्रदेश के अंदर, ऐसा लग रहा था कि शिवराज चौहान के आसपास कांग्रेस नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन पिछले दिनों में जिस तरह से काउंटर किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को कांग्रेस ने, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होना पड़ा है कांग्रेस के ने जो एजेंडा तय किया है, जो एलिगेशन लगाए उस पर सफाई देते हुए नजर आते हैं। कल ग्वालियर में जो सभा हुई थी शिवराज चौहान की, उसमें लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि किस तरह से जो कांग्रेस ने एलिगेशन लगाए हैं न सिर्फ उस पर उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। कांग्रेस ने जो 35 किलो प्रति माह राशन का जो वायदा किया है उस पर भी शिवराज चौहान का ये कहना था कि मुफ्त में राशन नहीं बांट सकती है मोदी की सरकार, वो किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है, किसी भी सरकार के लिए प्रदेश या देश को चलाना संभव नहीं है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने दबाव पैदा किया और एक यूनिफाइड कांग्रेस नजर आ रही है। उसको लेकर भी शिवराज चौहान ने कल कॉमेंट किया कि आज राजा महाराजा सब एक मंच पर नजर आते हैं, जो अलग अलग नजर आते थे। तो कुल मिलाकर अब जबकि चुनाव बहुत नजदीक आता हुआ नजर आ रहा है, कांग्रेस कम से कम चुनाव प्रचार के मामले में, चाहे वो रैलियों का सवाल हो, चाहे वो काउंटर करने का सवाल हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन चुनौती पेश करती हुई नजर आ रही है। जी श्याम सुंदर, हम चाहते थे कि आपसे और चर्चा करें और जानकारियां, लेकिन कनेक्टिविटी बहुत बेहतर नजर नहीं आ रही है। आप हालात पर नजर रखिए, हम कोशिश करेंगे फिर आपके पास लौटें। बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार आरिफ अकील ने 5वीं बार जीत की उम्मीद जताई है। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी से भी इनकार किया। मैंने वहां पर भोपाल में जब मौजूद थी वहां उनसे बातचीत की। इस वक्त हम भोपाल के पुराने शहर में हैं और भोपाल नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही ऐसे कैंडिडेट्स को खड़ा किया है जो कि दरअसल हम नाम है। दोनों के नाम एक ही हैं, आरिफ साहब। हमारे साथ एक आरिफ अकील साहब मौजूद हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आरिफ साहब, ये बताइए कि अब 3 बार के बाद आपको लगता है कि जनता आपको फिर से चुनने जा रही है? इंशाअल्लाह ताला मुझे 4 मरतबा मैं जीत चुका हूँ, 5वां मेरा इलेक्शन है। इंशाअल्लाह 5वीं मरतबा भी जिस तरीके से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, मदद मिल रही है, मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला मैं जीतूंगा। आप समाज सेवी भी हैं और आप नेता भी हैं, उतना विकास आपके रहते देखने को नहीं मिला। 77,000 रुपए विधायक निधि मिलती है, उस 77,000 से विधायक निधि से जो तरीके से मैंने काम कराए हैं वो काम अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको निश्चित ही लगेगा कि मैंने अब केंद्र सरकार की मदद से जो विकास हो सकता है वो भोपाल में है। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि ये वो एरिया है जहां पर जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल का जो गैस कांड हुआ था, उसके ज्यादातर पीड़ित रहते हैं। अकील साहब, ये बताइए कि उनकी भी शिकायतें अपनी जगह बराबर बनी हुई हैं। 2 दशक से ज्यादा गुजर गए, 25 साल, लेकिन उन लोगों को कोई राहत नहीं है। निश्चित ही कांग्रेस के जब भी लोग शासन में आए या हुकूमत रही है, 25-25 हजार रुपए उनको मुआवजा कर दिया। जो पार्टी में अंदरूनी जो एक दरार पड़ रही है, खासकर टिकटों के बंटवारे को लेकर, आपको लगता है कि आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, मेरी पार्टी में क्या से मैं तो टिकटों को लेकर नाराजगी यकीनन है, कुछ है, लेकिन ज्यादातर लोग मान गए, मुतमईन हो गए। भोपाल से आरफा खानम शेरवानी, राज्यसभा टेलीविजन के लिए। तो आप आरिफ अकील साहब को सुन रहे थे जो दरअसल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा मैंने बातचीत की आरिफ बेग साहब से, दरअसल उसी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और 230 सीटों में अकेले ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है। आरिफ बेग साहब, ये बताइए कि आप बीजेपी के टिकट से इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो आप अपने वोटर्स को बताना चाहते हैं जिससे वो आपको वोट करें? देखिए, मेरा मिशन है, मेरे समाज में भाईचारा होना चाहिए।
ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस अपने आप को सेकुलर पार्टी कहती है, लेकिन एन चुनाव के मौके पर उनका कैंडिडेट जो यहाँ गत 20 वर्षों से है, इसको कम्युनल बना देता है। हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव होता है और वो एक ही कार्ड खेलता है कि इस्लाम खतरे में है। मैं अकेला मध्य प्रदेश की असेंबली में मुसलमान नुमाइंदा हूँ, क्या मुझे मेरा साथ नहीं दोगे? लेकिन आप इतने अकेले क्यों हैं ये बताइए कि जब बीजेपी ये चाहती है कि मुस्लिम वोट उससे मिले और आप जैसे लोगों को वो टिकट देती है, आप फील्ड में आते हैं, तो सिर्फ एक ही आदमी पूरे मध्य प्रदेश में उन्हें मिलता है जो कि उनके टिकट पे चुनाव लड़ सके? मेरी पार्टी लगातार इस बात के लिए कोशिश कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी को चांस दिया जाए तो फिलहाल सच्चा कमेटी, अगर अगली कोई कमेटी बनेगी तो वो इससे बेहतर रिपोर्ट लेके आएगी। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। शुक्रिया आरिफ साहब। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थानीय रोजगार अहम चुनावी मुद्दा है। राज्य में सबसे ज्यादा रोजगार के लिए पलायन यहां से होता है। लोगों की मांग है कि राजनीतिक दल पन्ना का विकास करें जिससे से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। घने जंगल, वन्य जीव और प्राकृतिक सुंदरता से भरा ये है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। पन्ना शहर को गोंड शासकों ने बसाया था। मुगल काल में बुंदेला राजाओं ने यहां शासन किया। यहां एकमात्र मानव निर्मित संरक्षित वन क्षेत्र है। पन्ना नेशनल पार्क और हीरा खनन उद्योग के लिए मशहूर है, जो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। Panna, we have 3 assembly constituency, and all of them together constitute around 6,90,000 voters. We have, as per the ECI directions, we have tried every measure to increase our voter turnout this election. पन्ना जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 2008 में कांग्रेस ने पन्ना तो बीजेपी ने पवई और गुन्नौर सीट पर जीत दर्ज की। कांग्रेस की बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि पवई से मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह थे, उनका काफ़ी विरोध है, उनने पन्ना के विकास के लिए कुछ किया नहीं है। तो पवई और गुन्नौर क्लियर जीत रहे हैं, हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। इस जिले की बड़ी समस्या रेलवे लाइन का नहीं होना है। राजनीतिक दल हर चुनाव में रेलवे लाइन बिछवाने का वादा तो करते हैं, लेकिन लोगों की ये मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई। जब से शिवराज सिंह की सरकार आई, सिंस देन पन्ना हैज बिकम अ टाउन ऑफ डिस्ट्रक्शन। देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इन द टाउन। मजदूरों का पलायन इसी जिले से होता है। वो रोजगार की तलाश में कर्नाटक, हरियाणा और दिल्ली जाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जिले में रोजगार मुहैया कराने का लोगों से वादा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, पन्ना के अंदर एग्रीकल्चर का काम सबसे अधिक है। हमने एक विधानसभा में सिंचाई का बड़ा काम किया है। पन्ना विधानसभा हमारी अछूती है, तो सबसे पहले पन्ना विधानसभा के अंतर्गत हमारा रुंज डैम, मझगांव डैम, इन डैमों को पूरा करा के इरिगेशन का काम करना हमारा मस्ट है। पिछले चुनाव में 60% मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने 25 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं राजनीतिक दल भी लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दल पन्ना जिले में बहुत साल सत्ता में थे, लेकिन आज भी बेरोजगारी आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। कैमरा पर्सन दिनेश राय के साथ मैं राजकमल राव, राज्यसभा टीवी के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द आएंगे। और आइए अब खबरें देखते हैं दिल्ली के चुनावी दंगल से। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र आज जारी कर दिया। लगातार चौथी बार राज्य की सत्ता पाने के लिए पार्टी ने अनेक घोषणाएं की हैं। इनमें सड़क जाम से छुटकारे के लिए डबल डेकर फ्लाईओवर्स और दिल्ली के प्रशासन के लिए एक कमांड व्यवस्था बनाए जाने की बात कही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया।
घोषणा पत्र विकास, पानी और सफाई जैसे बुनियादी जरूरतों पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने घोषणा पत्र में वादे किए कि सड़क जाम से छुटकारे के लिए डबल डेकर रोड फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। दिल्ली में सार्वजनिक शौचालय व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी और महिलाओं के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 20-20 शौचालय बनाए जाएंगे। कॉलेजों में सीटों में 30% बढ़ोतरी के साथ स्वास्थ्य शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। फेरी वालों के लिए फेरी क्षेत्र तय करने के साथ ही दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों के रहने के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। शीला दीक्षित ने दिल्ली में एक कमांड व्यवस्था के साथ इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का वादा भी किया है। इसके अलावा घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस बल में सुधार और महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती पर जोर देने की बात कही है। कि नहीं मेरी दिल्ली, ये हमारा स्लोगन है कि हम दिल्ली को रुकने नहीं देंगे, आगे ही बढ़ती जाएगी। और उसका आधार है कि आप उस पार्टी को चुनिए जिसका अनुभव आपने देखा है, जिसकी रफ्तार आपने देखी है। इस मौके पर कांग्रेस ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और दिल्ली में किए गए विकास के काम गिनवाए। बिजली अच्छी मिलती है, पानी की थोड़ी कमी ज़रूर है, उसको पूरा करेंगे। लेकिन जो भी यहाँ दिल्ली में अब हवा अच्छी है, शिक्षा अच्छी है, हेल्थ अच्छा है और ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, मेट्रो भी है, अच्छी बसेस भी हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें भी हैं। दिल्ली में 15 साल से सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने चौथी बार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। प्रदेश में 4 दिसंबर को सभी 70 सीटों पर मतदान होना है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव से राजनीतिक सफर की शुरुआत कर रही आम आदमी पार्टी ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में पार्टी ने उन सभी मुद्दों को छूने की कोशिश की जो पिछले 2 साल से पार्टी के एजेंडे में अहम थे। जन लोकपाल, बिजली और पानी बिल के अलावा महिला सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने बुधवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र नाम से जारी इस घोषणा पत्र में पार्टी ने वादा किया है कि सत्ता में आने के 15 दिन के भीतर वो जन लोकपाल बिल पास करेगी। हर 1 साल में एक बार आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जनता के सामने खड़े होकर इस संकल्प पत्र पे क्या काम हुआ है, इसका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे ताकि एक जवाबदेही बन सके। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि हर इलाके की समस्याओं को इसमें जगह दी गई है। घोषणा पत्र में कहा गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। बिजली कंपनियों का ऑडिट कराने के साथ साथ महिला सुरक्षा के लिए खास सुरक्षा दल गठित करने की बात इसमें शामिल है। हर एक परिवार को 700 लीटर पानी देने और राज्य में 2 लाख सार्वजनिक शौचालय बनाने की बात की गई है। बलात्कारियों को सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का वादा किया गया है। पार्टी के मुताबिक नए अस्पताल खोलने के साथ 40% डॉक्टरों की भी नियुक्ति की जाएगी। प्राइवेट स्कूल पर निगरानी रखने और 500 नए सरकारी स्कूल खोलने का भी वादा किया गया है। इनके अलावा वैट में सरलीकरण और यात्रा के लिए बुजुर्गों और छात्रों को रियायती मेट्रो कार्ड देने की बात भी कही गई है। पार्टी ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का भी वादा किया। अनाधिकृत कॉलोनियों को अधिकृत करने के अलावा राज्य में हजारों ऑटो स्टैंड बनाने की बात भी पार्टी ने कही है। पार्टी ने दावा किया है कि घोषणा पत्र के जरिए हर तबके को राहत दी जाएगी। आम आदमी पार्टी इस देश की राजनीति बदलना चाहती है। नॉर्मली दूसरी पार्टियां बंद कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के अपने मैनिफेस्टो बना लेती हैं, लेकिन ये वाला मैनिफेस्टो कई महीनों तक जनता के बीच में जाकर, जनता से राय लेकर, जनता के साथ बैठकर बनाया गया है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने पर 3 महीने के भीतर स्वराज कानून पास करने का वादा किया है। इस प्रस्तावित कानून के मुताबिक हर मोहल्ले के पास अपने बारे में फैसला लेने की शक्ति होगी। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने चुनाव आयोग में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की शिकायत की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 16 नवंबर को छत्तीसगढ़ में एक रैली में पार्टी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। इसके अलावा बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से जारी एक विज्ञापन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए उसने निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की है। सत्यपाल जैन जी मौजूद थे। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर कि हमने चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी की शिकायत की है। कांग्रेस पार्टी एक तरह से हैबिचुअल ऑफेंडर हो गई है।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। केजरीवाल पर आरोप यह है कि उन्होंने अपने एक भाषण में मुस्लिम मतदाताओं को धार्मिक आधार पर गोलबंद करने की कोशिश की। बीजेपी ने उस भाषण पर आपत्ति जाहिर करते हुए चुनाव आयोग के पास शिकायत भेजी थी, जिसके बाद आयोग ने आज केजरीवाल को नोटिस जारी करके उनका जवाब मांगा है। और अब खबर मिजोरम के चुनावी मैदान से। उत्तरी त्रिपुरा में बने 6 ब्रू राहत शिविर में लोग डाक मतपत्र के जरिए मतदान कर रहे हैं। मंगलवार को करीब 23% से ज़्यादा लोगों ने वोट डाले। आज भी लोग डाक के जरिए मतदान करेंगे। विशेष निगरानी में मतदान के लिए कई विशेष पर्यवेक्षक, नोडल अधिकारी और 86 पोलिंग अधिकारी भेजे गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस की 3 प्लाटून तैनात की गई हैं। रियांग जनजाति यानी कि ब्रू उत्तरी त्रिपुरा के कंचनपुर सब डिवीजन में रहती है। ब्रू लोग 1997 में जातीय हिंसा फैलने पर अपना गांव छोड़कर त्रिपुरा चले गए थे। मिजोरम में मतदान 25 नवंबर को और मतगणना 9 दिसंबर को होनी है। और अब खबरें राजस्थान से। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जिन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, पार्टी ने आज उन्हें जाहिर कर दिया। राजनाथ सिंह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए उम्मीद जताई कि प्रदेश में बीजेपी वापसी करेगी। घोषणा पत्र में युवाओं के लिए रोजगार से लेकर किसानों की कर्ज माफी तक कई मुद्दे शामिल किए गए। चुनावी तारीख नजदीक आते ही बीजेपी ने राजस्थान में अपने पत्ते खोल दिए। जयपुर में घोषणा पत्र जारी करते हुए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और राज्य में मुख्यमंत्री पद की दावेदार वसुंधरा राजे सिंधिया ने जीत के दावे किए। स्वराज संकल्प पत्र नाम से जारी घोषणा पत्र में बेरोजगार युवाओं के लिए 15 लाख नौकरियों के अलावा गुज्जर और अन्य पिछड़ी जातियों को 5% आरक्षण देने का वादा किया गया है। बीजेपी ने किसानों के लिए कर्ज माफी की बात कही है। 60 पेज के घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी के सत्ता में आने पर किसानों को 1% सालाना ब्याज दर पर कर्ज दिया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को व्यवसाय के लिए 3% की दर पर 20 लाख रुपए तक कर्ज मिलेगा। घोषणा पत्र में 24 घंटे बिजली मुहैया कराने का भी वादा किया गया है। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने दावा किया कि घोषणा पत्र में उन्हीं चीजों को शामिल किया गया है जिन्हें पूरा करने में पार्टी सक्षम है। यह हमारा संकल्प है। जो कुछ भी हमने कहा है इसमें अक्षरशः समय सीमा के अंतर्गत उसका पालन हमारी राजस्थान की प्रदेश सरकार करेगी। वसुंधरा राजे सिंधिया का दावा है कि अशोक गहलोत सरकार से जनता नाराज है, लिहाजा मतदाता बीजेपी में भरोसा दिखा रहे हैं। Had the opportunity of traveling for the past 9 months now, and in the 9 months I've been very closely connected with the people, and I've seen an anger there. There's an anger that all the promises that have been made in the last 60 years and which have not come to fruition. सत्ता में आने पर मदरसा शिक्षा को भी मजबूत करने के अलावा पुलिस सुधार और देहात में मोबाइल मेडिकल वैन देने का बीजेपी ने वायदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।